नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो बात की है वीडियो में, जो हमारा ज्योग्राफिकल थॉट का जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने आपको पुनर्जागरण काल और उसके प्रमुख खोज यात्रियों के बारे में बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं 18वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ताओं की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 18वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो 17वीं शताब्दी तक आपका पुनर्जागरण काल चलता है, 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक। इसके बाद शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी की, यानी कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं की, जर्मन जियोग्राफर्स ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रथम 6 दशकों यानी 1900 से लेकर 1959 को भूगोल का शास्त्रीय काल यानी क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्लासिकल पीरियड कब से कब है। 19वीं शताब्दी के जो प्रथम 6 दशक है 1900 से लेकर 1959 तक, जिसके प्रतिनिधि आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और रिटर थे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन थे, तो हम्बोल्ट और रिटर थे। ठीक है, इसलिए 18वीं शताब्दी को पूर्व शास्त्रीय काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शास्त्रीय काल है आपका, यानी कि जो जर्मन भूगोलवेत्ताओं का काल है, वो तो 1900, यानी कि हाम्बोल्ट और रिटर का जो काल है वो 1900 से लेकर 1959 तक का काल है, जिसे हम शास्त्रीय काल कहते हैं। इसलिए जो इसके पहले वाले शताब्दी है यानी 18वीं शताब्दी है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व शास्त्रीय काल यानी प्री क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चित्र को हमने पहले भी आपको दिखाया है, तो इसमें आपको देख सकते हैं कि भौगोलिक विकास के काल किस प्रकार हैं। तो चिरसम्मत काल या शास्त्रीय काल के नाम से हम 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक यानी कि एडी तक के काल को चिरसम्मत या शास्त्रीय काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्यकाल है जो 300 ईस्वी से लेकर के 17वीं ईस्वी तक माना जाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व काल जो 300 ईस्वी से 700 तक चला, अंतर मध्यकाल जो 700 से लेकर के 1100 तक चला, उत्तर मध्यकाल या पुनर्जागरण काल जो 1100 से लेकर के 1700 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसके बाद है आपका पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल। ठीक है, या पूर्व शास्त्रीय काल या पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल, जो कि 18वीं शताब्दी का है। इसके बाद आता है आपका शास्त्रीय काल यानी कि आधुनिक काल, जो कि 19वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो ये भी आप अपने दिमाग में मोटा मोटा रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, उठा कर पूछ दिए जाते हैं कथन कारण में आपसे, तो इसे भी आप याद रखोगे। 18वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ताओं ने ऐसे भूगोल का निर्माण किया जिसमें वे समस्त प्रकार के दृश्य घटनाएं सम्मिलित थीं, यानी कि जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, वो सभी घटनाएं सम्मिलित थीं, जिनकी स्थानिक या प्रादेशिक विभिन्नताएं विश्व के ज्ञान के लिए अधिक सार्थक एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ठीक है, 17वीं शताब्दी, देखो यहाँ पे 18वीं शताब्दी की बात हुई थी, अब ये 17वीं शताब्दी है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों तथा उनके निवासियों के विषय में पर्याप्त ज्ञान संवर्धन हो चुका था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 17वीं शताब्दी तक विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बहुत अधिक खोज यात्राएं की, जिससे वे अलग अलग भागों में रहने वाले निवासियों के विषय में पर्याप्त ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, जिसके आधार पर नए प्रकार के वैज्ञानिक विश्व भूगोल के लेखन का आरंभ हुआ, जिसे हम विश्व भूगोल यानी यूनिवर्सल ज्योग्राफी की संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक विश्व भूगोल का लेखन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, यानी कि 1750 के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ। यह नया विश्व भूगोल पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। जो नया विश्व भूगोल था पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था, यानी कि कल्पनाओं पर आधारित नहीं था, जिसमें काल्पनिक और तथ्यों तथा लोक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। जबकि प्राचीन समय में क्या था, कथाएं और लोक कथाएं ही चला करती थी। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। इस प्रकार
एक विज्ञान के रूप में भूगोल को प्रतिष्ठित करने की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी के अंत तक तैयार हो चुकी थी। यानी कि एक विज्ञान के रूप में जिसका क्रमबद्ध अध्ययन हो, उसमें भविष्यवाणी करने की शक्ति हो, तथ्यों का विश्लेषण किया जाए, उनका संश्लेषण किया जाए और निष्कर्ष निकाले जाएं, इसकी पृष्ठभूमि कब तक तैयार हो चुकी थी? 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक, यानी कि 1799 से पहले पहले तक ये पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। ठीक है। इसके बाद आधुनिक भूगोल की वास्तविक स्थापना हम्बोल्ट और रिटर के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुई। पूर्वार्ध का मतलब होता है दोस्तों 50 से पहले और उत्तरार्ध का मतलब होता है 50 के बाद। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1950 के पहले का काल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध कहलाएगा और 1950 के बाद का समय उत्तरार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता कौन कौन से थे। तो 18वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ताओं में फ्रेडरिक बुश्चिंग, क्रिस्टोफर गॉटेरर, रीनहोल्ड फॉस्टरर, जॉर्ज फॉस्टर तथा इमैनुअल कांट का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो इनमें आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको इमैनुअल कांट के बारे में विशेष जानकारी रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। पहला नाम है एंटन फ्रेडरिक बुश्चिंग, AF बुश्चिंग। उनका एक चित्र दिखाया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। जर्मन दार्शनिक और भूगोलवेत्ता बुश्चिंग का जन्म 1724 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1793 में हुई। नवीन भूगोल के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1792 में 6 खंडों में यूरोप का भूगोल नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था? यूरोप का भूगोल। कब? 1792 में और 6 खंडों में आई थी। ठीक है। जो बुश्चिम के बारे में आपको एक फैक्ट जरूर याद रखना है कि ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जनसंख्या घनत्व को एक भौगोलिक कारक के रूप में प्रयोग किया था। भौगोलिक कारक का मतलब कौन सा है? वे सभी तत्व जो मानव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं वो भौगोलिक तत्व ही होते हैं, भौगोलिक कारक होते हैं। तो उन्होंने जनसंख्या घनत्व को लिया एक भौगोलिक कारक के रूप में सर्वप्रथम। ठीक है। उन्होंने 15 खंडों में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था पृथ्वी का नया वर्णन, यानी कि न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। में उन्होंने विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए भौगोलिक तथ्यों का विश्लेषण किया था। ठीक है, तो इस बुक का आप नाम याद रखेंगे। पृथ्वी का वर्णन किसकी है? तो बुश्चिंग महोदय की है, यानी कि न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि 15 खंडों में थी। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है आपका क्रिस्टॉफ गाटेरर का, JC गाटेरर। ठीक है। इनका जन्म 1727 में हुआ और इनकी मृत्यु 1799 में हुई। इन्होंने 1775 में संक्षिप्त भूगोल यानी एब्रिस डर जियोग्राफी प्रकाशित की। दोस्तों, ये जर्मन भाषा है तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसमें इंग्लिश टाइपिंग गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जर्मन भाषा में लिखा गया शब्द है। ठीक है। एब्रिस डर जियोग्राफी 1755 में लिखी थी। इसका हिंदी मतलब होता है संक्षिप्त भूगोल। सर्वप्रथम गाटरर ने प्राकृतिक सीमाओं यानी पर्वत श्रेणियों, नदी, घाटियों आदि के आधार पर विश्व को प्राकृतिक विभागों में या प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर विश्व को प्राकृतिक विभागों में बांटने वाला विद्वान कौन था? तो क्रिस्टॉफ गाटेरर था। और वह प्राकृतिक सीमाएं कौन सी थी? बेसिकली नदी बेसिन के आधार पर इन्होंने विश्व को अलग अलग भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन की मौलिक इकाइयों के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ठीक है। ये गाटेरर महोदय का चित्र है, इसे भी आप देख लीजिए। इस प्रकार वे शुद्ध भूगोल यानी रेंज ज्योग्राफी के समर्थक थे। तो ये शुद्ध भूगोल है क्या? प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों के वर्णन की इस पद्धति को शुद्ध भूगोल के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर हम किसी प्रदेश में प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर इसका वर्णन करें, विश्लेषण करें भौगोलिक रूप से, तो ये क्या कहलाएगा? आपका शुद्ध भूगोल यानी रेंज ज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला नाम है आपका रीनहोल्ड फॉस्टर का। ठीक है, इस चित्र को आप देख लीजिए। रीनहोल्ड फॉस्टर का ये चित्र है, देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है।
रीनहोल्ड फास्टर का जन्म 1729 में हुआ और इनकी मृत्यु 1778 में हुई। ये एक यात्री भूगोलवेत्ता थे। यात्री भूगोलवेत्ता का मतलब जो घूमते रहते थे चारों तरफ, ठीक है, जिनकी अध्ययन शैली वैज्ञानिक और क्रियात्मक थी, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल थी ये, ठीक है। वोल्गा नदी, वोल्गा बेसिन, ये यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी ही है, ठीक है। वोल्गा बेसिन के स्टेपी क्षेत्र में बसाव संबंधी समस्या पर सलाह लेने के लिए उद्देश्य से रूसी सरकार के आमंत्रण पर रीनहोल्ड फास्टर अपने पुत्र जॉर्ज फास्टर के साथ 1765 में रूस गए। फास्टर ने यहाँ जनसंख्या घनत्व, अधिवास और प्राकृतिक पर्यावरण आदि भौगोलिक तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और उपयुक्त सुझाव भी दिए, ठीक है। और बुलाया क्यों था रूस सरकार ने? स्टेपी क्षेत्र में कैसे लोगों को बसाया जाए, ये समस्या थी, तो इसके लिए इन्हें बुलाया गया था। तो ये अपने पुत्र जॉर्ज फास्टर के साथ गए थे। 7 वर्ष पश्चात 1772 में कैप्टन कुक के हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के द्वितीय अभियान में पिता और पुत्र रीनहोल्ड और जॉर्ज फास्टर दोनों प्रमुख सदस्यों में से एक थे, ठीक है। दोस्तों, हमने कैप्टन कुक के यात्रा के बारे में बात की है, तो अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिए, जहाँ से आप अच्छे से और उसे जान पाएंगे, ठीक है। तो जो कैप्टन कुक जब यात्रा पर निकले तो उनके साथ में जॉर्ज फास्टर और रीनहोल्ड फास्टर भी थे। उन्होंने एक वनस्पतिक रिपोर्ट पेश की। किन्होंने? रीनहोल्ड फास्टर ने, जो 6 अध्यायों में विभक्त थी। वो अध्याय यानी कि टॉपिक कौन से थे? पृथ्वी और भूमि, जल और महासागर, वायुमंडल, ग्लोब की भिन्नताएं, पशु एवं वनस्पति और मानव प्रजाति, ठीक है। ये 6 खंड थे उसके। रीनहोल्ड फास्टर ने मानव और पर्यावरण के मध्य घनिष्ठ संबंधों का बारीकी से देखा और समझा कि मानव और पर्यावरण में संबंध कैसा है। उन्होंने मानव पर पर्यावरण के प्रभावों, जनसंख्या स्थानांतरण आदि पर लेख भी प्रकाशित किया। उन्होंने दक्षिणी सागर के द्वीपों के वर्णन में जनसंख्या घनत्व, पर्यावरणीय संसाधन और जनसंख्या घनत्व में संबंध, मानव अधिवास आदि का भी वर्णन किया था, ठीक है। यानी कि वो जनसंख्या और पर्यावरण के मध्य काफ़ी हद तक संबंधों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। रीनहोल्ड फास्टर को प्रथम महान विधितंत्रीय भूगोलवेत्ता यानी मेथोडोलॉजिकल जियोग्राफर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इनके बारे में कि महान विधितंत्रीय भूगोलवेत्ता कौन थे? तो रीनहोल्ड फास्टर थे। इसके बाद उनके पुत्र का नाम आता है जॉर्ज फास्टर। ये रीनहोल्ड फास्टर के पुत्र थे। जॉर्ज फास्टर का जन्म 1754 में हुआ और इनकी मृत्यु 1794 में हुई, यानी कि 40 वर्ष तक ये जीवित रहे। रीनहोल्ड फास्टर के पुत्र और मेधावी पर्यटक भूगोलवेत्ता थे। ये आप याद रखेंगे, ये पर्यटक भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। जॉर्ज फास्टर का संबंध उनके समकालीन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट से हो गया था, जिसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को माना जाता है, ठीक है। ये जॉर्ज फास्टर जी का चित्र है, इसे भी आप देख लीजिए। हम्बोल्ट जॉर्ज की विद्वता से बहुत प्रभावित थे और उसे मित्र तथा गुरु मानते थे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हम्बोल्ट के गुरु कौन थे, तो जॉर्ज फास्टर ही थे। जॉर्ज फास्टर ने कैप्टन कुक के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लंबी यात्रा की थी। उन्होंने प्रशांत सागर महासागर के द्वीपों का भौगोलिक वर्णन किया था और अंग्रेजी में प्रकाशित अपने पिता रीनहोल्ड के प्रेक्षणों को जर्मन भाषा में अनुवादित भी किया था। यानी कि जो रीनहोल्ड ने काम किया था, उसके पुत्र जॉर्ज फास्टर ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में तो पहले से थे, जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। जॉर्ज फास्टर ने प्रादेशिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और राइन की निचले क्षेत्र, दोस्तों राइन जो नदी है एक, वो जर्मनी में बहती है, ठीक है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र आपके राइन क्षेत्र को ही कहते हैं। इन्होंने राइन के निचले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन प्रकाशित किया था। जॉर्ज ने अपने पिता द्वारा आरंभ की गई अध्ययन शैली का अनुसरण करते हुए उसे और सुदृढ़ बनाने का प्रयास
किया था। ठीक है, ये दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है कि पर्यटक भूगोलवेत्ता के रूप में किसे जानते हैं, तो जॉर्ज फॉरेस्टर को पर्यटक भूगोलवेत्ता के रूप में, और इनके पिता रीनहार्ड फॉरेस्टर को विधितंत्रीय भूगोलवेत्ता के रूप में जानते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो इमैनुअल कांट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही है, इमैनुअल कांट। ठीक है, चलो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इमैनुअल कांट का जन्म 1724 में हुआ और इनकी मृत्यु 1804 में हुई, यानी ये कितने वर्ष तक जीवित रहे, 80 वर्षों तक। 18वीं शताब्दी के अंतिम और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तो ये अंतिम थे, ये भी आप याद रखेंगे, 18वीं शताब्दी के। कांट ने केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल में भी अति महत्वपूर्ण योगदान किया था। कांट महोदय का ये चित्र है, इसे भी आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, कांट प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को पूर्ववर्ती धर्म बंधन से मुक्त कराकर उसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तो आपसे क्वेश्चन बनना यहीं से शुरू हो जाते हैं कि भूगोल को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया, तो कांट ने। पूर्ववर्ती धर्म बंधनों से मुक्त किसने कराया, तो कांट ने ही कराया था। इसलिए यदि भौगोलिक चिंतन के इतिहास को दो वृहद भागों में विभक्त किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कांट के पूर्व का काल और कांट के पश्चात का काल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने धर्म बंधनों से मुक्त कराया था भूगोल को और एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था, इसलिए इसे दो भागों में भी हम बांट सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इमैनुअल कांट का जन्म रूस के कोनिसबर्ग यानी कि कॉलिनग्राड में 22 अप्रैल 1724 को एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने कोनिसबर्ग विश्वविद्यालय से 1742 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कोनिसबर्ग के समीप एक धनी परिवार में निजी शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कांट ने 1755 में कोनिसबर्ग विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, जबकि उन्होंने 1742 में हाई स्कूल पास किया था और 1755 में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 31 वर्ष की आयु में व्याख्याता भी बन गए, यानी लेक्चरर बन गए। अगले 15 वर्षों तक वे दर्शन, भौतिकी, भौतिक भूगोल, गणित आदि से संबंधित विषयों में व्याख्यान देते रहे, यानी कि लेक्चर देते रहे। ठीक है, 46 वर्ष की आयु में 1770 में कांट को कोनिसबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, वे 1780 में इसी विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य और 1786 में विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पद भी आसीन किया। यानी इन्होंने धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके अपनी ऊंचाइयों को छूते चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं की थी, यानी वो यात्रा पे नहीं गए थे किसी, जिसके कारण उन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता यानी आर्म चेयर फिलोसफर ज्योग्राफर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता किसे कहते हैं, कांट को कहते हैं। लेकिन नोट करके आप ये भी यहाँ पे याद करना है आपको कि आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखो फैक्ट समझ में आ रहा होगा कि आर्म चेयर कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कांट, लेकिन आर्म चेयर केवल अगर आपसे पूछे आर्म चेयर भूगोलवेत्ता तो कार्ल रिटर। ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोनों, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। वे एक सैद्धांतिक भूगोलवेत्ता थे। कांट एक सैद्धांतिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने आनुभाविक तथ्यों को वर्गीकृत करने का उल्लेखनीय प्रयास किया। आनुभाविक तथ्य का मतलब जो डाटा होता है आपका गणित के फॉर्म में होता है, वो आनुभाविक तथ्य होते हैं। उन्होंने उसे वर्गीकृत करने का उल्लेखनीय प्रयास किया था। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय भी है, यानी कि इन्होंने टेक्सोनोमिक की भी बात की। ठीक है, इन्होंने इसके लिए कोरोग्राफी शब्द यानी कि वर्णनात्मक या
टेक्सोनोमिक्स जो भूगोल की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कोरोग्राफी शब्द दिया। ये दोस्तों शब्द आप याद रखेंगे ये, क्योंकि आपका एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। कोरोग्राफी शब्द कब दिया था, जिसका अर्थ होता है वर्णनात्मक भूगोल, तो ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि टेक्सोटोनोमिक शब्द किसने दिया, तो भी कांट ने दिया। कोरोग्राफी शब्द दिया कांट ने, ठीक है। लेकिन नोट करके आपको दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है कि कोस्मोग्राफी शब्द किसने दिया था, तो हमबोल्ट ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोस्मोग्राफी शब्द किसने दिया, तो हमबोल्ट ने, और कोरोग्राफी शब्द कांट ने दिया था, ठीक है। अभी हम आगे हमबोल्ट के बारे में भी जब चर्चा करेंगे तो उसमें और डिटेल से देखेंगे। कांट ने इतिहास और भूगोल की तुलना करते हुए कहा था कि भूगोल सभी समय में रहा है और यह इतिहास का आधार है। भूगोल इतिहास की घटनाओं के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उनके अनुसार इतिहास और भूगोल दोनों संगठित विज्ञान हैं जिनके द्वारा विश्व का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इन दोनों के मध्य व्यापक पारस्परिक संबंध पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कांट के अनुसार विश्व के ज्ञान का प्रथम चरण भौतिक भूगोल है, जो विश्व के संबंध में हमारे बोधों और अवगमों यानी कि परसेप्शंस को समझने के लिए अनिवार्य है। कौन? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल ही एक विषय है जो प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह इतिहास ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार के भूगोल का भी आधार है। भूगोल की अन्य शाखाओं का मूल आधार भी भौतिक भूगोल ही है। अतः भौतिक भूगोल का अध्ययन अगर आप नहीं करते हैं तो भूगोल की, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व के बारे में जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं आप अधूरी रह जाती है आपकी, ठीक है। तो इसलिए भौतिक भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कांट ने भूगोल को एक दार्शनिक विचारधारा प्रदान करते हुए उसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूगोल को दार्शनिक विचारधारा या दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया, तो कांट ने ही दिया था। उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन मानव ग्रह यानी होम ऑफ मैन के रूप में किया जाता है। तो यानी कांट के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा थी कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के तल का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में करता है, ठीक है। तो मानव ग्रह होम ऑफ मैन के रूप में किसने बताया था? कांट ने बताया था। कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण यानी कांट ने जो ज्योग्राफी क्लासिफिकेशन किया है वो किस प्रकार किया है? कांट की भाषणमाला भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपको बताया कि वो लेक्चर थे, यानी कि व्याख्यान देते रहते थे, तो उनको भूगोल से संबंधित जो भाषणमाला थी उसे हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। जर्मन भाषा में प्रकाशित उनकी भाषणमाला के अनुसार पृथ्वी की व्याख्या और अध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। इसके आधार पर उन्होंने भूगोल की निम्नांकित शाखाएं भी बताईं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। गणितीय भूगोल, जिसमें विभिन्न चीज़ों से संबंधित उनकी आकृति, आकार, क्षेत्रफल के बारे में बात की जाती है, जैसे पृथ्वी से संबंधित। नैतिक भूगोल यानी कि नैतिकता से संबंधित बात की जाती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें पता है आपको कि विभिन्न देशों और प्रदेशों की सीमाओं के बारे में बात की जाती है, देशों के संबंधों के बारे में बात की जाती है। वाणिज्य भूगोल यानी कमर्शियल ज्योग्राफी, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाती है। धर्म परक भूगोल यानी कि थियोलॉजिकल ज्योग्राफी, इसमें दोस्तों पर्यावरण और जो धर्म है उनके संबंध को लेकर के बात की जाती है, ठीक है। धर्म और पर्यावरण का किस प्रकार संबंध है, ठीक है। इसके बाद कांट से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उसे भी आप देख लीजिए। भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया सर्वप्रथम कांट ने, जो हमने पहले भी बताया आपको। इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं। थ्योरी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। जनरल नेचुरल हिस्ट्री भी इन्हीं की है, यानी कि थ्योरी ऑफ ह्यूमन भी कांट की है। जनरल नेचुरल हिस्ट्री भी है कांट की। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये भी कांट की है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये भी कांट की है।
डी इग्ने, डी इग्ने एक पुस्तक है, ये भी कांट की ही है। एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी कांट की ही पुस्तक है। तो इन पुस्तकों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। इसके बाद एक पुस्तक उन्होंने और लिखी, अनकंडिंगंग। दोस्तों नाम भी बड़ा अटपटा है क्योंकि ये जर्मन भाषा में है, अनकंडिंगंग, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने 1757 में लिखी थी और इसमें बताया कि पृथ्वी का अध्ययन 5 तरीके से किया जा सकता है, यानी कि पृथ्वी का गणितीय अध्ययन, नीतिपरक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और ईश्वर परक भूगोल, ठीक है। इसके बाद उनकी एक पुस्तक और है जिसका नाम है फिजिस्ट ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेंगे, फिजिस्ट ज्योग्राफी, यानी कि जो भौतिक भूगोल की वो बात करते हैं इसी में करते हैं, फिजिस्ट ज्योग्राफी में। वे सर्वप्रथम भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, यानी भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले भूगोलवेत्ता कांट ही थे। उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वायव्य राशि परिकल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस 1755 में दी थी उन्होंने, यानी कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं या परिकल्पनाएं हैं, उनमें से कांट ने भी एक परिकल्पना दी थी, वायव्य राशि परिकल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस 1755 में दी थी, ठीक है। और इस परिकल्पना में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों की ठंडी नीहारिका से हुई है। दोस्तों ये आपको वर्ड याद रखना है, गैसों की ठंडी नीहारिका से, ठीक है। जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों की गर्म और तप्त नीहारिका से बताया था किसने, तो लाप्लास महोदय ने बताया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, लाप्लास महोदय ने गर्म और तप्त नीहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई, जबकि कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों की ठंडी नीहारिका से बताई थी, ठीक है। कांट ने ही सर्वप्रथम भूगोल का एक स्थान निर्धारित किया। उनका एक कथन बहुत दोस्तों पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। वे कहते थे कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं, यहाँ पे दोस्तों मैं नहीं होगा, मैं, ठीक है, तुम मुझे पदार्थ दो, मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण करूँगा। तो ये आप याद रखेंगे इन कथन को भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके 18वीं शताब्दी के जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जिसमें हमने कांट की बात की, जॉर्ज फॉरेस्टर की बात की, रीनहार्ड फॉरेस्टर की बात की, गॉटरर की बात की, बुश्चिंग की बात की, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आपका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।